19th सेंचुरी में जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई तो इन रेडिएशंस के अंदर अल्फा पार्टिकल जो कि एक भारी पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल या फिर अदर रेडिएशंस हो सकती हैं, ये बात रदरफोर्ड ने दुनिया को बताई। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये था कि इस डिस्कवरी का हमको फायदा क्या है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट या उसका न्यूक्लियस कब एमिट करेगा ये बात बताना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप किसी ट्रैफिक हवलदार को किसी चौराहे पे खड़ा कर देते हो और उससे ये पूछते हो कि सुबह 11:05:55 पे कौन सी रोड से कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड में आएगी, ये बात दुनिया का कोई भी हवलदार आपको नहीं बता सकता। लेकिन 1903 में रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी एक लॉ के साथ आए। उन्होंने ये कहा कि इसको लेके कोई मैथमेटिकल रिजिड लॉ बनाना मुमकिन नहीं है, लाइक न्यूटन। उन्होंने ये कहा कि अगर आप उस हवलदार से कहोगे कि इस टाइम पे कौन सी गाड़ी आएगी ये बात बताओ, वो तो वो नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप उससे ये कहो कि आप 6 महीने तक उसी चौराहे पे खड़े रहो और ये नोटिस करो कि कब कहाँ से कितना फ्लो आ रहा है गाड़ियों का, तो वो बात जरूर वो बता सकता है। वो ये कहेगा कि इस तरफ रेजिडेंशियल एरिया है और इस तरफ थोड़ा कमर्शियल एरिया है, तो ऑफिस आवर में जो फ्लो होता है वो यहाँ से यहाँ जाता है और शाम को यही फ्लो यहाँ से यहाँ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो सीधा घर नहीं जाते, वो थोड़ा सा मार्केट की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्लो को जरूर डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने डिके का एक लॉ दिया जो कि प्रोबेबिलिटी पर आधारित था। उन्होंने कहा कि किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं वो थोड़ी देर के लिए तो हाई रेट के साथ इमिशन करेंगे, मतलब उनकी रेडियो एक्टिव रेट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कम रह जाएंगे तो उनका रेडियो एक्टिव रेट भी बहुत लो हो जाएगा। मतलब रेडियो एक्टिव डिके का जो रेट है वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस उतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव डिके की रेट, और जितने कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस उतनी कम रेडियो एक्टिव डिके की रेट। सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक आइडिया गेव लाइफ टू क्वांटम मैकेनिक्स।